नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या दुनिया में लोकतांत्रिक देशों में तानाशाही चल रही है या फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था में देशों की जनता का विश्वास खत्म हो रहा है? बीते 5 सालों में जिस तरीके से एक के बाद एक करके लोकतांत्रिक देशों में जनता ने विद्रोह किया और वहां तख्ता पलट किया, क्या यह इत्तेफाक है? क्योंकि फ्रांस जैसे देश में अगर 2 साल में 4 और 5 साल में 6 प्रधानमंत्री बदल जाएं तो हर बार जो शपथ ले रहा है उसके खिलाफ अराजकता का शंखनाद क्यों बज रहा है? फ्रांस एक बार फिर से अराजकता की आग में जल रहा है, लेकिन इसकी वजह क्या है? आज हम इसका विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे कि एक के बाद एक देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं क्यों धराशायी हो रही हैं और क्या इन सभी घटनाओं का एक दूसरे के साथ कोई कनेक्शन है। अब सोचिए जरा, फ्रांस जल रहा है, लेकिन फ्रांस के जलने की वजह क्या है? इसको आपको 2 नजरिए से समझना पड़ेगा, एक प्रदर्शन के नजरिए से और एक प्रदर्शन की वजहों की वजह से। जरा एक एक करके समझिए कि ये जो प्रदर्शन हो रहा है उसके पीछे की वजह क्या है और प्रदर्शन के दौरान क्या हुआ। जो प्रदर्शन हुआ है उस दौरान सड़कों पर 1 लाख के आसपास लोग थे जो सड़कों पर थे और अपनी ही सरकार को गिराने के लिए अराजकता फैला रहे थे। इस दौरान उनकी सुरक्षा या कहें कि उनको रोकने के लिए 80,000 सिपाहियों को फ्रांस की सरकार ने सड़कों पर उतार दिया। एक तरफ 1 लाख लोग जो अराजकता फैलाने की कोशिश या कहें कि सत्ता के खिलाफ, सत्ता के फैसलों के खिलाफ विरोध करें और दूसरी तरफ 80,000 सैनिक उनको कंट्रोल करने और शांति व्यवस्था को बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद 300 से ज्यादा गिरफ्तारियां होती है, 80 से ज्यादा लोग घायल होते हैं। लेकिन ये जो फ्रांस के अंदर अराजकता फैली, क्या ये पहली बार है? बिल्कुल नहीं। बीते 5 सालों से लगातार वहां इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं। तो उसके पीछे की वजह क्या है, जरा इसको भी एक बार समझिए। सबसे पहले राष्ट्रपति मैक्रो की नीतियां, ये इसकी एक बड़ी वजह है जिससे वहां की जनता खुश नहीं है। वहां की जनता को लगता है कि वो जनता के विरोध में है, व्यापारियों के हित में नीतियां हैं। दूसरा, बजट में कटौती, कॉमन मैन के लिए इस्तेमाल होने वाले बजट में कटौती वहां की जनता के बीच में नाराजगी को भर रही है। तीसरी, 2 साल में 5 पीएम का बदल जाना और ब्लॉक एवरीथिंग आंदोलन का शुरू होना। ब्लॉक एवरीथिंग यानी कि जो जहां चल रहा है उसको वहीं रोक दिया जाए, पूरे देश की व्यवस्थाओं को ठप कर दिया जाए। ये जो 4 कारण हैं इनको एक एक करके समझिए, क्योंकि इन 4 कारणों के अंदर ही फ्रांस के अंदर जो आग लगी है उसकी चिंगारी छुपी हुई है। सबसे पहले राष्ट्रपति मैक्रो की नीतियां। दरअसल जनता के एक बड़े वर्ग को लगता है कि मैक्रो की नीतियां आम लोगों के हितों के खिलाफ है, उनका शोषण करती है। मैक्रो की नीतियां अमीर वर्ग को फायदा पहुंचाने पर आधारित है और जब ऐसी धारणा कॉमन मैन की बन जाए तो फिर सरकार का वहां चलना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसके पीछे का कारण भी रहा कि क्यों वहां की आवाम को लगता है कि सरकार कॉमन मैन के विरोध में है। दरअसल वहां जो बजट पेश हो रहे हैं, बीते कुछ सालों में जब जब बजट पेश होता है तब तक वहां प्रधानमंत्री का इस्तीफा होता है। सरकार ने खर्चों में कटौती और कल्याणकारी योजनाओं में कमी कर आर्थिक सुधार लागू किए हैं। इससे मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्ग पर दबाव बढ़ा और उन्हें ऐसा लगा कि सरकार उनके हितों के साथ कुठाराघात कर रही है। और इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम यह हुआ कि 2 साल में 5 पीएम वहां पर बदल गए हैं और हाल ही में सेबेस्टियन को प्रधानमंत्री वहां बनाया गया है। ये 2 साल में 5वें प्रधानमंत्री हैं और इससे लोगों में अस्थिरता और असंतोष बढ़ गया है। प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि उनकी नियुक्ति की शुरुआत से ही सरकार पर दबाव बनाया जाए ताकि वो कम से कम
कॉमन मैन के बारे में सोच सके। और इसके लिए वहां एक आंदोलन बनाया गया और उस आंदोलन को नाम दिया गया ब्लॉक एवरीथिंग। जैसे नेपाल में जेन जेड रिवॉल्यूशन, ये पूरे आंदोलन को नाम दिया गया, फ्रांस में ब्लॉक एवरीथिंग आंदोलन को नाम दिया गया। वामपंथी गठबंधन और जमीनी संगठनों ने इस नारे के साथ आंदोलन को शुरू किया, ब्लॉक एवरीथिंग, ताकि देश में सब कुछ ठप करके सरकार को झुकने पर मजबूर किया जा सके। और ऐसा हुआ वहां पर। जब 1 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर उतरे तो एक और इस्तीफा हुआ। इससे पहले बायरू अरब, उसके बाद केनोरकू का इस्तीफा हुआ। दरअसल फ्रांस के प्रधानमंत्री बायरू को पद से हटाए जाने के बाद राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अपने ही रक्षा मंत्री और अपने करीबी सहयोगी सेबेस्टियन को नया प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। और इससे कॉमन मैन के अंदर अराजकता और बढ़ गई, क्योंकि वो गुस्सा असल में मैक्रो से। 2 सालों में 5वें प्रधानमंत्री के रूप में सेबेस्टियन का कुर्सी संभालना उनके कई विरोधियों को पसंद नहीं आया। उनकी नियुक्ति ऐसे समय में हो रही है जब देश भर में आर्थिक संकट की वजह से विरोध प्रदर्शन जारी है और जिसमें हजारों प्रदर्शनकारी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे ही मैक्रो ने सेबेस्टियन के नाम का ऐलान किया, यह प्रदर्शन और ज्यादा उग्र हो गया, यह प्रदर्शन और ज्यादा तेज हो गया। वहीं पुलिस का कहना है कि अब तक 200 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। दरअसल फ्रांसीसी नेशनल असेंबली ने सोमवार को देश के कर्ज से संकट को दूर करने के लिए बजट में $51 बिलियन की कटौती के प्रस्ताव पर बायरू को हटाने के लिए मतदान किया था। और इस प्रस्ताव के बाद से ही देश में प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति मैक्रो के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और ये पहली बार नहीं है जब मैक्रो के इस्तीफे की बात हो रही है। लेकिन बजट में ऐसा क्या था? बजट में ऐसा क्या था जिसको लेकर वहां प्रधानमंत्री का इस्तीफा हुआ और नए प्रधानमंत्री पर भी दबाव है कि वो बजट को सही तरीके से पेश करें? दरअसल प्रदर्शनकारी सरकार की प्रस्तावित नीतियां विशेष रूप से प्रधानमंत्री बायरू के 2026 के बजट मसौदे के खिलाफ थी। और इस बजट में 2 राष्ट्रीय अवकाशों को समाप्त करने, पेंशन को स्थिर करने और स्वास्थ्य खर्च में 5 बिलियन यूरो की कटौती जैसे कदम शामिल थे। प्रदर्शनकारियों ने इन फैसलों को जनता विरोधी माना और इससे राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के प्रति और ज्यादा गुस्सा बढ़ गया। लेकिन शायद ऐसा लगता है कि जब जब मैक्रो के खिलाफ गुस्सा बढ़ता है, वहां प्रधानमंत्री को कुर्सी से हटा दिया जाता है और उसके जरिए गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। और यही वजह है कि 2 साल में 5 प्रधानमंत्री वहां पर बदल गए। लेकिन जो सड़कों पर हुआ उसमें नेता नहीं थे, उसमें पुलिस थी, उसमें प्रदर्शनकारी थे जो आपस में भिड़ रहे थे। और जरा कल्पना कीजिए जब 80,000 पुलिस और सैन्य पुलिस को सड़कों पर तैनात कर दिया जाए। यह आंदोलन 2018-19 के येलो वेस्ट आंदोलन से प्रेरित था, लेकिन इसके समर्थकों में ज्यादातर युवा मौजूद थे। जरा सोचे, नेपाल में भी यही हुआ था। नेपाल में भी जेन जेड रिवॉल्यूशन में मैक्सिमम युवा थे जिनकी उम्र 25 से 34 साल थी। ये सब एजुकेटेड लोग हैं, सब शिक्षित हैं और अपने अधिकारों को समझते हैं, जो मुख्य रूप से वामपंथी विचारधारा से जुड़े हैं। प्रदर्शन अपेक्षाकृत छोटे थे, लेकिन देशव्यापी होने से इनका प्रभाव काफी ज्यादा बढ़ गया। सीजीटी जैसे ट्रेड यूनियंस और कुछ वामपंथी दलों ने इनका जब समर्थन किया तो यह आंदोलन नेशनल हो गया। और जो होता है ना अमूमन कि एक सेंटर बिंदु के इर्द गिर्द आंदोलन होता है, यह केंद्रीयकृत नेतृत्व इसके बाद नहीं बदला। और 18 सितंबर 2025 को ट्रेड यूनियन द्वारा एक और हड़ताल की योजना बनाई गई है। और उससे मानकर चलिए कि फ्रांस में मैक्रो की समस्या अभी खत्म नहीं हुई, ना प्रधानमंत्री के इस्तीफे के साथ खत्म हुई और ना ही नए प्रधानमंत्री के चुने जाने के साथ, शपथ के साथ खत्म हुई। लेकिन मैक्रो ने सेबेस्टियन को क्यों चुना है? क्या एक और मोहरा तैयार किया गया है कि आक्रोश अगर और बढ़ा तो फिर
सेबेस्टियन की कुर्सी को छीना जा सकता है। जानकारों का कहना है कि सेबेस्टियन को चुनने का मैक्रो का फैसला इस बात का संकेत है कि मैक्रो अल्पमत सरकार के साथ काम करना जारी रखना चाहते हैं, जो उनके व्यापार, उनके समर्थक आर्थिक सुधार एजेंडे का समर्थन करते हैं। 577 सदस्यीय राष्ट्रीय सभा में वामपंथी गुट जिसने मैक्रो की व्यापार समर्थन नीति का विरोध किया है, उसके पास ज्यादा सीटें हैं, लेकिन सरकार बनाने के लिए पर्याप्त नंबर नहीं है। लेकिन क्या वाकई में विदेशी हस्तक्षेप की तरफ इशारा है? क्या इसमें विदेशी हस्तक्षेप हो सकता है? इसको समझने के लिए पेरिस पुलिस चीफ लॉरेंट नूनेज क्या कुछ कह रहे हैं, जरा इसको भी पढ़िए और देखिए वहां की पुलिस क्या कह रही है। वो कह रही है कि हिंसा के पीछे विदेशी हस्तक्षेप की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, जो फ्रांस को अस्थिर करने की कोशिश हो सकती है। फ्रांस इस समय वित्तीय संकट से जूझ रहा है, जिसके चलते फ्रांस में बायरू की सरकार को जाना पड़ा था। लॉरेंट जुनेज, पेरिस पुलिस चीफ, वो कह रहे हैं कि हो सकता है इसके पीछे कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी हो, जिसकी वजह से बार बार प्रधानमंत्रियों के इस्तीफे हो रहे हैं। क्या वाकई में जैसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और अब नेपाल में हुई है, क्या बिल्कुल उसी तरीके से क्या फ्रांस के अंदर भी कोई विदेशी ताकत फ्रांस को कमजोर करना चाहती है, वहां की व्यवस्था को कमजोर करना चाहती है? क्या वाकई में? इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि अभी तक जिन प्रधानमंत्रियों ने इस्तीफे दिए हैं बीते कुछ महीनों या साल के अंदर, उसकी वजह क्या रही और वो कितने वक्त तक रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं एलिजाबेथ बोर्न की। 16 मई 2022 को वो प्रधानमंत्री बनी और 9 जनवरी 2024 को उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। बोर्न को 2022 में मैक्रो ने दूसरी बार राष्ट्रपति चुने जाने के बाद नियुक्त किया था, लेकिन पेंशन सुधार, जिसमें रिटायरमेंट की उम्र 62 से 64 करना, यह एक ऐसा विवादास्पद मुद्दा रहा जिसके लिए उन्होंने 23 बार आर्टिकल 49.3 का इस्तेमाल किया, जिससे संसद में बिना वोट के कानून पारित हुए। और ये जो 49.3 है, इसका मचक्कर इस्तेमाल मैक्रो सरकार कर रही है और इससे विरोध और बढ़ रहा है, क्योंकि इसमें संसद में वोट नहीं हो रहा है, बहुमत के साथ पारित नहीं हो रहा है और वीटो पावर एक तरीके से इस्तेमाल हो रही है और इसीलिए इसका भारी विरोध हो रहा है। सरकार को मैडम 49.3 का तमगा मिला, यानी कि बिना वोट के, बिना बहुमत के फैसलों को लागू करते चले जाना। 2023 के अंत में आप्रवासन बिल पर विवाद और उसने एक और आंदोलन को जन्म दिया। इस दौरान उनके अपने स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे के बाद जनवरी 2024 में एलिजाबेथ बोर्न को भी इस्तीफा देना पड़ा, या कहिए उनका इस्तीफा ले लिया गया ताकि मैक्रो की कुर्सी बच सके। इसके बाद गैब्रियल अटल को प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। 9 जनवरी 2024 को यह जिम्मेदारी मिली और 5 सितंबर 2024 को यह जिम्मेदारी उनसे ले ली गई। महज 34 साल की उम्र में अटल फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे। मैक्रो ने उन्हें पेंशन सुधार के बाद राजनीतिक रीसेट के लिए चुना था। हालांकि जून जुलाई 2024 में मैक्रो द्वारा बुलाए गए स्नैप चुनाव ने उनकी सरकार को अस्थिर कर दिया, क्योंकि संसद में कोई स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। इसके बाद अटल ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में सितंबर तक वो काम करते रहे। उसके बाद मिशेल बार्नियर, इनको जिम्मेदारी दी गई फ्रांस के अंदर। 5 सितंबर 2024 को यह जिम्मेदारी मिली और महज 3 महीने के बाद 5 दिसंबर 2024 को ही इनका इस्तीफा हो जाता है, महज 3 महीने में। बार्नियर, जो यूरोपीय संघ के ब्रेक्सिट वार्ताकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, उनको मैक्रो ने सितंबर 2024 में नियुक्त किया। उनकी सरकार ने 60 यूरो बिलियन की कटौती वाला विवादास्पद बजट पेश किया, जिससे उन्होंने वही आर्टिकल 49.3 के जरिए
बिना संसदीय वोट के लागू करने की कोशिश की और इससे एक बार फिर से वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों दलों ने इसका विरोध किया। 331 वोटों से नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होने के बाद उनकी सरकार गिर गई और यह फ्रांस में कभी नहीं हुआ था, कम से कम 1962 के बाद तो बिल्कुल नहीं। और यह 1962 के बाद पहली बार था जब कोई सरकार इस तरह से गिरी थी, क्योंकि इन्होंने भी 49.3 आर्टिकल का इस्तेमाल किया जिसमें बहुमत की जरूरत नहीं थी, वोट की जरूरत नहीं थी और इससे जनता में आक्रोश बढ़ गया। जो विरोधी पार्टियां थी उनके अंदर भी आक्रोश बढ़ता चला गया। इसके बाद जिनको जिम्मेदारी मिली वो थे फ्रांसवा बायरू। 13 दिसंबर 2024 को इनको जिम्मेदारी मिली और 9 सितंबर 2025 को इनको त्यागपत्र देना पड़ा। एक साल भी ये प्रधानमंत्री नहीं रहे। मैक्रो के लंबे समय के सहयोगी और सेंट्रिस्ट नेता बायरू को बार्नियर के बाद फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। उन्होंने 2026 के लिए 44 बिलियन यूरो की कटौती वाला बजट पेश किया, जिसमें 2 राष्ट्रीय अवकाश समाप्त करना, पेंशन स्थिर करना, स्वास्थ्य खर्च में 5 बिलियन यूरो की कटौती शामिल थी और इस बजट ने भारी विरोध को जन्म दिया और ब्लॉक एवरीथिंग आंदोलन ने 10 सितंबर 2025 को देशव्यापी प्रदर्शन हुए। बायरू ने खुद नो कॉन्फिडेंस वोट बुलाया, लेकिन 364 सांसदों ने उनके खिलाफ वोट किया और इससे उनकी भी सरकार गिर गई। लेकिन क्या वाकई ये सब मैक्रों की कुर्सी को बचाने के लिए किया जा रहा है? और क्या मैक्रो पर इस्तीफे का दबाव इसके बाद बन रहा है? क्या वो इस्तीफा देंगे? जरा इस स्थिति को भी समझिए, क्योंकि 2022 में दोबारा चुने जाने के बाद से मैक्रो पर इस्तीफा देने का भारी दबाव है। बुधवार के विरोध प्रदर्शन में भी इसी तरह की मांग की गूंज सुनाई दे रही है। पिछले 3 सालों में फ्रांस में कई विरोध प्रदर्शन हुए हैं जिनमें राष्ट्रपति मैक्रो के इस्तीफे की मांग की गई। 2023 में जब 17 वर्षीय नाहेल मेरजोक की 2 पुलिस अधिकारियों के साथ मुठभेड़ में मौत हुई थी, उसके बाद दंगे हुए थे। वहीं पेंशन में सुधारों का विरोध प्रदर्शन हुआ। हर बार मैक्रो का इस्तीफा मांगा गया। यहां तक कि 2024 में फ्रांसीसी किसानों ने हड़ताल की और कम खाद्य कीमतों, डीजल के लिए राज्य सब्सिडी में प्रस्तावित कटौती के साथ यूरोपीय संघ मर्कोसुर के बीच मुक्त व्यापार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। उस दौरान भी मैक्रो का इस्तीफा मांगा गया, लेकिन हर बार प्रधानमंत्री के इस्तीफे। तो सवाल यह कि क्या इस बार मैक्रो इस्तीफा देंगे? उन्होंने स्पष्ट बयान दिया है और स्पष्ट बयान देते हुए उन्होंने कहा है कि फ्रांस में बार बार हो रही अशांति के बावजूद इस्तीफा नहीं दूंगा। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि उन पर सत्ता के भूखे और गैर जिम्मेदाराना होने के आरोप लगे हैं। मतलब मैक्रो इस्तीफा नहीं दे रहे। तो जरा सोचिए, क्या वाकई में फ्रांस के अंदर 2 साल में 5 प्रधानमंत्रियों के इस्तीफे, क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि मैक्रो जिस तरीके से फ्रांस को चलाना चाह रहे हैं उसको वहां का कॉमन मैन समर्थन नहीं कर रहा है? क्या वाकई में मैक्रो, जिन्होंने एक और जिम्मेदारी एक और प्रधानमंत्री को दी है, क्या वो बजट पर जनता का समर्थन हासिल कर पाएंगे? क्या वाकई में वो इस बजट में जो कटौती की गई है उस पर जनता को साथ लेकर चल पाएंगे? क्योंकि इतिहास गवाह है कि बीते 5 में से 3 प्रधानमंत्री के इस्तीफे इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने बजट में कटौती की, वो बजट जो कॉमन मैन के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल होना था। क्या वाकई में फ्रांस जो जल रहा है उसके पीछे की वजह अराजकता है, कोई विदेशी ताकत है, या फिर इसके पीछे की वजह मैक्रो है, जिनकी नीतियों से वहां का आम आदमी खुश नहीं है? इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।